तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये दे रखा है अपने को कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये ग्राफ दिया हुआ है फॉर द कन्वर्जन ऑफ ए टू बी, ए का बी में कन्वर्ट होने के लिए। ये कहता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, डायरेक्शन रिवर्सिबल है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की पता है बैकवर्ड की भी। कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है 19 और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन है 12, ठीक है ना, सॉरी 9 किलो जूल। और कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, जो आपका ए है ना ए, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है 12, ये दे रखा है। और अब पूछ रहा है कि आप हीट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। हीट ऑफ फ्रिक्शन मींस एंथैल्पी ऑफ फ्रिक्शन। देखो एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट और ये एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये होती है एंथैल्पी ऑफ फ्रिक्शन, हीट ऑफ फ्रिक्शन। और मैं लास्ट में भी आपको लास्ट वीडियो में बताते कि और यू कैन से हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अगर आपको हीट ऑफ रिएक्शन बतानी हो तो आपके पास होनी चाहिए एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अपने पास रिएक्टेंट की एनर्जी तो है, प्रोडक्ट की नहीं है। और दूसरा तरीका ये है कि हीट ऑफ रिएक्शन बताने तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए ये हो गई इस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये है थ्रेशोल्ड वैल्यू। और इस रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की लेनी पड़ी। रिएक्टेंट के पास एनर्जी कितनी है, उसने बता रखी रिएक्टेंट की एनर्जी 12, रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है 12। रिएक्टेंट की अपनी खुद की एनर्जी कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी एनर्जी है 12, रिएक्टेंट की एनर्जी ये 12 है। पर थ्रेशोल्ड वैल्यू ये, तो इस रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लेनी पड़ी, ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और बेटा ये हो गई इधर से जो प्रोडक्ट की एनर्जी टोटल इतनी है, और प्रोडक्ट को बी को वापस ए में आने के लिए फिर ये पाथ क्रॉस करना पड़ेगा। तो अपने एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर करने के लिए बी को कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी, ये लेनी पड़ेगी। तो ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, दिख रहा है आपको, ये तो है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड और ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तक फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की माइनस में बैकवर्ड की, बोलो डेल्टा एच आ जाएगा कि नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी अपने को पास फॉरवर्ड की दे रखी है कितनी 19, बैकवर्ड की दे रखी कितनी 9, तो डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ फ्रिक्शन तो आ गया 10 किलो जूल, ठीक है, दे दिए। तो अब कहता है कि आप थ्रेशोल्ड वैल्यू बताओ, क्या बताओ इस रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो एक रिएक्टेंट को अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड के बराबर करने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ती है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो रिएक्टेंट की एनर्जी कितनी है, ए की एनर्जी कितनी है 12, ठीक। और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ये और जोड़ दो, ये क्या एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड दे रखी है, कितनी दे रखी है 19, तो 12 + 19 थ्रेशोल्ड वैल्यू आ जाएगी नहीं। देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी दे रखी है, ए की दे रखी है 12, ये दे रखी है 12 और ये दे रखी है एक्टिवेशन दे रखी है कितनी है 19। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी, आप यहाँ पे लिख देते हो, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी हो गई, रिएक्टेंट की एनर्जी 12 और प्लस में एक्टिवेशन 19 और ये 12 और 19 कितना होगा 31। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी होगी बेटा 31। समझ से बात, रिएक्टेंट की एनर्जी दे रखी थी 12, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी है प्लस में फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ो, थ्रेशोल्ड वैल्यू आ गई, क्लियर। अब कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की बताओ, पोटेंशियल एनर्जी किसकी बताओ, प्रोडक्ट की बताओ। तो पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट की बताने के लिए बेटा अपने पास दो तरीके हैं। क्या तरीके हैं पोटेंशियल एनर्जी प्रोडक्ट बताने के लिए, या तो आप ये कह दो कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच कितना है 10 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अपने पास डेल्टा एच रहा 10, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की एनर्जी रही 12, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 10 + 12 कितनी होगी 22। बोलो, या चाहिए आप ये कह दो कि अपने पास थ्रेशोल्ड वैल्यू आई थी, अभी लिखी थी, कितनी आई थी 31, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है 31, ठीक है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी अपने पास 31 है, तो बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो भी देख लो एक बार, बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 9, ये है 9 है, ये है 9 और थ्रेशोल्ड यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 31, ये टोटल 31 थ्रेशोल्ड और बैकवर्ड की 9। तो बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी आ जाएगी कि नहीं, कितनी आ जाएगी 31 - 9, यहाँ से आ जाएगी आपके पास 22।
समझ गए बात? तो इसलिए आप ध्यान रखना, बस क्या क्या ध्यान रखना कि ये दे दी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ तक दे दिया टोटल, ये एनर्जी क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की ये क्या होता है डेल्टा एच। इसको यहाँ तक जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लेनी पड़ेगी, वो एक्टिवेशन फॉरवर्ड की, वापस आने के लिए जो एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की, डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक, चलो जी अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अपने को कोई रिएक्शन दे रखी है कि ए चेंज टू बी, इधर देखो ये दे रखा है ए चेंज टू बी, ये रिएक्शन दी हुई है और कहता है ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मींस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, और ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि पहले ए कन्वर्ट हो रहा है एक्स में, फिर एक्स कन्वर्ट हो रहा है बी में। और अब ये पूछ रहा है कि बताओ स्लो स्टेप कौन सा है, आउट ऑफ 1 and 2 विच इज स्लो स्टेप, स्लो स्टेप पूछ रहा है आपसे। अरे डायग्राम इसका दे रखा है, ग्राफ ही दे रखा है इसका, देखो आप मुझे ये बताओ कि एक्टिवेशन एनर्जी का और रेट ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन हो सकता है। एक रिएक्शन के लिए आप उसको छोटे क्वेश्चन को, एक रिएक्शन को ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू आपको दे दे 20 है, थ्रेशोल्ड वैल्यू कितने दे दे 33 दे, थ्रेशोल्ड वैल्यू 33 है। इस रिएक्शन के लिए कोई दे दे थ्रेशोल्ड, क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, थ्रेशोल्ड वैल्यू दे दे कोई 33 है और कहते हैं रिएक्टेंट ए की एनर्जी है मान लीजिए 13, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लेनी पड़ी भाई 20। और एक मैं कह दूं कि मान लीजिए रिएक्टेंट ए की एनर्जी है 23, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी लेनी पड़ी 10। किस केस में रिएक्शन फास्ट होगी बोलो। ए को बी में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी ऑब्जेक्ट करनी पड़ेगी 33, पर ए की एनर्जी कितनी है मान ले कितनी है 20 ना, सॉरी मान ले कितनी है 13, तो ए की अगर एनर्जी 13 है तो एक्स्ट्रा कितनी लेनी पड़ेगी 20, और अगर ए की एनर्जी 23 हो जाए तो एक्स्ट्रा कितनी लेनी पड़ेगी 10। कब रिएक्शन फास्ट होगी, जितना बेटा हम दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं उतना ही अपना काम होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उतने अपने काम होने के चांस स्लो हो जाते हैं। आपको एक मान लीजिए आपको एक एक्सरसाइज दे दी, आपको वही सोल्व करनी है, अगर आपको खुद को सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपने वो सोल्व कर दी मान लीजिए 30 मिनट में, और आपको उसमें से 2 क्वेश्चन नहीं आए, आपने अपने फ्रेंड्स के पास व्हाट्सएप किया, उससे पूछा, ठीक है, तो उसका जवाब आने में 1 घंटा लग गया, आपका काम जो हाफ आवर में होना चाहिए तो 1.5 घंटे में हुआ, और आपको उस एक्सरसाइज में से 2 नहीं 5 क्वेश्चन नहीं आते, 5 नहीं आते, तो आपको एक्स्ट्रा कितनी हेल्प लेनी पड़ेगी 5 क्वेश्चंस की, और 5 क्या हुआ 2 एक को आते थे आपको जिसने भेजा, और 3 उसको भी नहीं आते थे उसने दूसरे के पास भेजे, और वो आपका पूरा काम होने में 2.5 घंटे लग गए कि नहीं। जितना हम दूसरों पर ज्यादा डिपेंड करेंगे, जितना हमें एक्स्ट्रा बाहर से ज्यादा लेना पड़ेगा, उतने अपना काम स्लो हो जाएगा। अगर पेपर खुद को आता है तो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन 1 2 3 फटाफट हो गया, और अपने क्वेश्चन नहीं आते आगे वाले से पूछने की कोशिश करोगे, पीछे वाले से पूछने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो बताओ अपना जो पेपर कंप्लीट होना था वो ज़्यादा टाइम ले लेगा कि नहीं। तो एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट को एक्टिव होने के लिए बाहर से लेनी पड़ेगी, तो बेटा जितना रिएक्टेंट बाहर से ज़्यादा एनर्जी लेगा उतनी रिएक्शन स्लो हो जाएगी। मैंने इसको 8 देर स्टार्ट की, मान लीजिए इसकी खुद की अपनी एनर्जी 23 थी, खुद की मान लीजिए सपोज करना 23 थी, मैंने 8 देर स्टार्ट की, पहले 5 किलो जूल दी, फिर 10 किलो जूल दी, 10 किलो जूल मिलते ही और इसका काम होने लग जाएगा। और अगर इसकी एनर्जी 13 है तो 10 मिली तो 23 हुई, इसे और 5 किलो जूल दो, फिर और 5 किलो जूल दो, बताओ काम होने में ज्यादा टाइम लेगा कि नहीं। अब तो इसलिए सीधा सा रिलेशन ही आ गया, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज उतना ही बेटा प्रोसेस, उतनी रिएक्शन स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो आपको एक्टिवेट होने के लिए, आपको नहीं रिएक्टेंट को, जो रिएक्टेंट को एक्टिव आप लगा लीजिए, जो रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी, और जितनी रिएक्टेंट को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी उतनी वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए का इधर देखो, ए का एक्स में कन्वर्ट होना, स्टेप फर्स्ट, ए को एक्स में कन्वर्ट होने के लिए यहां तक आने के लिए एक्स बन गया, एक्स दिख रहा है, ए से ये क्या बन गया एक्स, कितनी चाहिए एक्स्ट्रा एनर्जी दिस, ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेप, ये बेटा फर्स्ट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी है, क्लियर, ठीक है।
अब x को b में कन्वर्ट होने के लिए x एनर्जी कितनी लेनी पड़ेगी? देखो ये x b में कन्वर्ट हो रही है, पहले a से बना x फिर x से बना b, ठीक। तो x को b में कन्वर्ट होने के लिए बेटा x एनर्जी कितनी लेनी पड़ी? ये लेनी पड़ी, ये लेनी पड़ी एक्स्ट्रा। तब बताओ एक्टिवेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेप की लार्ज, तो फर्स्ट स्टेप के लिए ई लार्ज है, इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या हुआ अपना? स्लो स्टेप। फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का क्या हुआ? सॉरी, रेडिटरी स्टेप। ओके, चलो अब पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? तो बेटा कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? इंक्रीज। देखो बेटा ओनली कैटलिस्ट लिखा हुआ है ना, तो हम इसे सॉरी हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलते हैं, क्लियर? ओनली कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो हम इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे कि अपना कैटलिस्ट कैसा है? पॉजिटिव। अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो बेटा क्या करेगा? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट में क्या एबिलिटी होती है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो बीच में यहां बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ए का बी में कन्वर्ट होने से पहले एक्टिवेटेड स्टेट बनते हैं। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि ए चेंज टू द बी, अगर इस पाथ के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाए, इस पाथ के लिए ए को बी में कन्वर्ट होगी, ये पाथ है, इसका अगर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दे कम, मतलब आप इस रिएक्शन की थ्रेशोल्ड वैल्यू कम कर दो। मान लीजिए अपने पास ए की एनर्जी है 100 और इस रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 120, कितनी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी? 20। कितनी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा? 20। एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है रिएक्टेंट की? 20, ठीक है। मैं कह दूं मैं इस पाथ को बदल दूं, मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड वैल्यू को 110 वाला पाथ ले लूं, तो अब तो एक्टिवेशन एनर्जी 10 ही चाहिए होगी, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी कि नहीं? तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कहती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्टेंट ओबे ए पाथ ऑफ लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू। एक कैटलिस्ट बेटा कैटलिस्ट वो इस ए के साथ कोलाइड होके और रिएक्शन का पाथ ही बदल देगा। ये ए से बनेगा ना, ए से, उसके रिएक्शन का पाथ ही हो गया। देखो ए था बी में कन्वर्ट हो गया, पर कैटलिस्ट की वजह से ये पाथ बदल गया। तो पहले इस रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी इतनी लेनी पड़ रही थी और अब इस रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी बोलो कम लेनी पड़ेगी नहीं, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट। तो कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, a catalyst increase the rate of reaction कैसे? by lowering the activation energy। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है, मींस ए कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथ। अपने घर जाने के लिए रास्ते दो हो सकते हैं, शॉर्टकट भी होता है कि नहीं? तो क्या करता है कैटलिस्ट? और शॉर्टकट रास्ता बताता है। ए कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथ ऑफ लो थ्रेशोल्ड वैल्यू। और बेटा जब थ्रेशोल्ड वैल्यू कम होगी तो आप सीधा सा बोल सकते हो जब रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू, देखो ये थ्रेशोल्ड, इस थ्रेशोल्ड को कम कर दो, तो थ्रेशोल्ड कम हुई तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी कि नहीं? तो क्या पता है? कैटलिस्ट प्रोवाइड द शॉर्टकट पाथ, ठीक। A catalyst provide an alternative path of low threshold value, और you can say सीधा सीधा क्या बोल सकते हो? लो एक्टिवेशन एनर्जी। अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है तो हमेशा शॉर्टकट पाथ बताएगा, ठीक है? वो पाथ बताएगा जहां पे पेट्रोल कम खर्च हो, है ना? वो पाथ बताएगा जहां पे हम घर जल्दी जल्दी पहुंच सके। तो ये मेरा रिएक्टेंट इस जगह पे है और इस रिएक्टेंट को कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। ये यहाँ पे चला, ये इसकी इनिशियल स्टेट, ये इसकी फाइनल स्टेट। तो इसको ये रास्ता ओबे करना पड़ेगा, तो इसे अपनी एनर्जी कम से कम इतनी करनी पड़ेगी। क्लियर? कैटलिस्ट ने आके इसका पाथ बदल दिया। फाइनली कैटलिस्ट ना इनिशियल स्टेट को और फाइनल स्टेट को नहीं बदलता, जो था वहीं पहुंचा दिया, पर पाथ क्या कर दिया? लो थ्रेशोल्ड वैल्यू का एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दे, तो बेटा रिएक्शन क्या होगी? फास्ट, ठीक। तो आप ये बताओ अगर ये कैटलिस्ट
आया तो इस कैटलिस्ट के आने से रिएक्शन पे किस किस चीज पे इफेक्ट पड़ा बताओ। डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बेटा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ए जहां था वही है, बी जहां था वही है, तो एक कैटलिस्ट नॉट अल्टर्स द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच को चेंज नहीं करता। एक कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज नहीं करता, कैटलिस्ट डेल्टा जी होगी फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये चेंज नहीं करता। एक कैटलिस्ट क्या करता है, चेंज द थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। कोई पूछे कि इज द कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, यस कैटलिस्ट ने क्या करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां पहुंचा दी, ए को जहां था बी में पहुंचाना था उसको ए को बी में ही पहुंचाया, तो डेल्टा एच चेंज नहीं हुआ पर इसने क्या चेंज कर दी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब किसी के दिमाग में आए कि मैडम अगर एक्टिवेशन एनर्जी बदलेगी तो क्या डेल्टा एच नहीं बदलेगा, कि आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि डेल्टा एच एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो बेटा ये ना देखो ये बी की और ये ए की, ये थी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और ये थी एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब ये पाथ बदलेगा तो बताओ अपनी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कम हो गई और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की भी कम हो गई, मतलब डेल्टा एच क्या रहेगा, डेल्टा एच ये क्या रहेगा बेटा जी सेम। तो डेल्टा एच चेंज नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी। कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग बताया था कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, R इज इक्वल टू के ए की पावर n होता है। हमने कंसंट्रेशन चेंज नहीं की, कंसंट्रेशन जो थी वही रखी, वो की वो रखी, पर कैटलिस्ट डालते रेट R से 2R हो गया, तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं की पर कैटलिस्ट ने रेट का तो R का 2R कर दिया, तो K का भी बेटा क्या हो जाएगा 2K। कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को चेंज करेगा पर कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बाई K भी होता है बेटा, अगर ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा। कैटलिस्ट नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो कैटलिस्ट इसको डबल करेगा तो इसको भी डबल करेगा, तो इसलिए कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा पर कैटलिस्ट रेट कांस्टेंट को क्या कर देगा, इंक्रीज। ये सारी बातें जब होंगी अगर कैटलिस्ट पॉजिटिव है। ठीक, अपने पास ना लाइफ में ऐसे कैटलिस्ट भी आते हैं जो अपने को शॉर्टकट रास्ता कहने को बताएंगे पर शॉर्टकट ना होके क्या बताते हैं, लंबे वाला रास्ता, पेट्रोल ज्यादा वेस्ट करा देंगे। मतलब कैटलिस्ट नेगेटिव भी होता है, ये ए से बना बी, अगर कैटलिस्ट नेगेटिव तो उसने ये पाथ बता दिया, ये आ गया आपका पाथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ले यूज कर लो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पे क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी ये थी पहले और अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई और बढ़ गई, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी स्लो। नेगेटिव कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। ठीक, अब पढ़ते हैं पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। डिटेल में तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एक बार थोड़ा सा कम बताते हैं बस। देखो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बेटा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो मान लीजिए अपने पास फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इफेक्टिव लिक्विड होने के लिए एक्सपोज कर लो 20% था। एक रिएक्शन में जब टेम्परेचर बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल व्हिच पासेस द थ्रेशोल्ड वैल्यू वो भी तो बढ़ जाएगा। एक रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू मान लीजिए 20 किलो जूल है, ठीक है, उसमें सिर्फ 10% रिएक्टेंट ऐसे थे जिनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर एनर्जी थी। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो 10% की वजह अपने पास 15 रिएक्टेंट ऐसे हो गए जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड के बराबर है, तो इफेक्टिव लिक्विड 15% हो जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा दें तो 15% की जगह 20% रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसे हो गए जिनकी एनर्जी बेटा थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर है उससे ज्यादा है, तो रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतने नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पर सेकंड क्या होते चले जाएंगे, इंक्रीज। और इसका एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता देते हैं सिर्फ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली। मैक्सवेल ने ग्राफ बताया था, ये ग्राफ अपने स्टेट ऑफ मैटर 5th चैप्टर +1 पढ़ा हुआ है, ये फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। और मैक्सवेल ने बेटा ये बताया था कि अपने पास रिएक्शन मिक्सर में एक भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता किसी T टेम्परेचर पे, टेम्परेचर से ले रहा हूं कि जिसकी एनर्जी 0। हर गैस मिक्सर में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, स्लो फास्ट होगा पर 0 काइनेटिक एनर्जी वाला कोई रिएक्टेंट नहीं होगा। इधर ले रही हूं मैं एनर्जी, इधर ले रही हूं एनर्जी, इधर ले रही हूं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और इधर ले रही हूं एनर्जी, तो 0 एनर्जी वाला कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं होता। अगर एनर्जी 0 तो वहां पे कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी ऐसा नहीं है,
मतलब स्टेशनरी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नहीं होता। बहुत कम एनर्जी वाले रिएक्शन मिक्सर में बहुत कम मॉलिक्यूल होते हैं और बहुत हाई एनर्जी वाले भी बहुत कम होते हैं। तो इसलिए ऐसा ग्राफ आता है, इसे बोलते हैं मैक्सवेल्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे कह दूं मैं ये फ्रैक्शन यहाँ पे 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, 0.6, 0.7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अपने पास बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे जिनकी एनर्जी कम है। इधर एनर्जी ले रही हूँ मैं 50 किलो जूल, 100 किलो जूल, 150 किलो जूल, 200, 250, 300। ठीक है, मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए मान लिया बेटा मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी ले ली, सपोज कर ली मैंने 300। तो इस रिएक्शन मिक्सर में कितने रिएक्टेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी 300 या 300 से ज्यादा है, वही तो इफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड होंगे। इधर एनर्जी है तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन मिक्सर हैविंग द एनर्जी 300 और ग्रेटर देन दिस, तो 300 या 300 से ज्यादा वाला क्या फ्रैक्शन है, यहाँ पे आ जाओ, ये बताएगा फ्रैक्शन, ये बताएगा। तो अपने पास बेटा किसी टी टेम्परेचर पे, सुन लो बात, सिर्फ 20% रिएक्टेंट ऐसे 0.2, 20% रिएक्टेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी कितनी है 300 या 300 से ज्यादा। तो सिर्फ 20% इज एबल टू कोलाइड इफेक्टिवली, सिर्फ यही इफेक्टिवली कोलाइड होंगे। काइनेटिक एनर्जी वाला कोई रिएक्टेंट नहीं होता। बहुत लो एनर्जी वाले 50, 70, 75 वाले बहुत कम रिएक्टेंट है, बहुत हाई एनर्जी वाले बहुत कम रिएक्टेंट है। मैक्सिमम रिएक्टेंट कौन सी एनर्जी को ओबे कर रहे हैं, देखो लगभग अपने रिएक्शन में 65% रिएक्टेंट, 62%, ये 0.6 से 0.7, तो 62% रिएक्टेंट ऐसे हैं जो इस एनर्जी को ओबे कर रहे हैं 150 को। तो ये 150 कहलाएगी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। क्या कहलाएगी? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कि 62% रिएक्टेंट ऐसे जो सबसे ज्यादा इस एनर्जी को ओबे कर रहे हैं। इसका कोई रोल नहीं यहाँ पे, सिर्फ हमें तो ये बताना है कितने रिएक्टेंट इफेक्टिवली कोलाइड हो सकते हैं। अगर रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 300 है तो बेटा ये अंडरलाइंड ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि 20% रिएक्टेंट है जिनकी एनर्जी 300 या 300 ज्यादा है। मैक्सवेल ने बताया अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगी। तो ये ग्राफ ना टेम्परेचर बढ़ा होगा तो ऐसे होता, ये हो गया ग्राफ। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। देखो अब मैक्सिमम फ्रैक्शन किस एनर्जी 40% किस एनर्जी को ओबे कर रहा है, ये बता दिया जी। लगभग एनर्जी है ये 175। पहले मैक्सिमम फ्रैक्शन किसको पहुंच 150 और अब किसको पोज कर रहा है 175। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहले पोज करने वाले 62% थे, पर अब इस एनर्जी को ओबे करने वाले कितने, लगभग 40%। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पोसेस द हाईएस्ट एनर्जी, सॉरी हाईएस्ट नहीं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जीज दैट व्हिच ओबेड बाय द मैक्सिमम मॉलिक्यूल। मैक्सिमम मॉलिक्यूल जिस एनर्जी को ओबे कर रहे हैं वो 175 है, हाई टेम्परेचर पे हाई हो गई, बट फ्रैक्शन व्हिच ओबे दिस एनर्जी वो फ्रैक्शन कम हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। मैक्सिमम रिएक्टेंट जिस एनर्जी को ओबे करते हैं उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल। टेम्परेचर बढ़ाने पे मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी बढ़ती है, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इट पोसेस दिस एनर्जी वो क्या हो जाता है, कम। जैसे यहाँ पे फिलहाल 62% से घटकर कितना हो चुका है 40%, पर एनर्जी बढ़ गई है 150 से 175। इसका अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है। आ जाओ, अपनी इस रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी थी 300। इस रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी बताई 300। तो पहले इस 300 एनर्जी को ओबे करने वाले कितने रिएक्टेंट थे, देखो इधर 20%, और अब इस एनर्जी को ओबे करने वाले देखो कितने रिएक्टेंट हो गए, देखो ध्यान से। इस एनर्जी को ओबे करने वाले रिएक्टेंट, अब बोलो जी बेटा जी, लगभग अपने पास रिएक्टेंट 25% हो गए कि नहीं। हमें तो ये पढ़ना है कि अगर किसी रिएक्शन की थ्रेशोल्ड वैल्यू 300 है तो पहले उसको ओबे करने वाले रिएक्टेंट 20% थे, और अब इससे या इससे ज्यादा एनर्जी को ओबे करने वाले रिएक्टेंट कितने हो गए 25%। तो अब इफेक्टिव कोलिजन 25% होंगे, तो रिएक्शन फास्ट हो गई। जहां पे 20 मॉलिक्यूल पर सेकंड कोलाइड कर रहे थे वहां पे 25 मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे पर सेकंड। टेम्परेचर और बढ़ा दो, टेम्परेचर और बढ़ा दीजिए, ग्राफ ऐसा हो गया। तो अब इस एनर्जी या इससे ऊपर वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल और भी ज्यादा हो गए, कितने हो गए बेटा, ये लगभग 32%। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच पोसेस द थ्रेशोल्ड वैल्यू और ग्रेटर देन दिस वो बढ़ता जाएगा, मींस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। ओके, थैंक्स।